अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के सबसे बड़े चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसका आगाज़ कर रहा हूँ। और आज हम 6.1 से इनिशिएट करेंगे। याद रहे इस चैप्टर में 9 एक्सरसाइजेज हैं कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में, और 6.1 से लेकर 6.3 तक जिस सीक्वेंस को आप पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इसको कहते हैं, एपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें आज हम 6.1 को कवर कर रहे हैं आपके सामने और इसके क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आइए हम 6.1 का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे 6.1 के आगाज से पहले एक तारुफ कराया जा रहा है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है। तो बहुत इजी है बेटे, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ख़ास नंबर को प्लस या माइनस कराकर वो सीक्वेंस बनाया जा रहा हो, यानी हर दो कंसेक्टिव नंबर का अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो सेम आए। जैसे यहाँ पे आप देखें 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ रहा है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ रहा है, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ रहा है। इट मीन्स ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि इसकी पहचान यही है कि एक कॉमन वैल्यू या तो ऐड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी और वो सीक्वेंस तैयार हो रहा होगा, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, यानी कि हर टर्म अपनी पहली टर्म से एक खास कांस्टेंट अमाउंट के लिहाज से डिफरेंस रखती होगी, और वो जो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस है वो उनका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा उस सीक्वेंस का। तो आसान ज़बान में एक बार फिर सुन लीजिए, एक ऐसा सीक्वेंस जो किसी खास नंबर को प्लस या माइनस करा के बनाया जाए वो कहलाता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। यह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देके समझाया गया है अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसा होता है कि 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर चल रहे हैं, सब में 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, सब में 2, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ ये बता रहे हैं नीचे कि ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों सूरतों में वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे आप नीचे देखें तो यहाँ 4 ऐड हो रहा है हर टर्म में, 5, 9, 13, यहाँ 20, 17, 14, यहाँ पर आप देखें तो 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों ही अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएंगे। तो नीचे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इसके n टर्म का फॉर्मूला कहलाता है, और ये फॉर्मूला हमने 6.1 की तकरीबन हर सवाल में ही इस्तेमाल करना है। तो ये फॉर्मूला इसका जनरल टर्म फार्मूला कहलाता है n टर्म। n टर्म से मुराद कि जो कोई ऐसा वैल्यू या कोई ऐसा फॉर्मूला जो इसकी हर टर्म फॉलो कर रही हो, इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है, जनरल टर्म भी कहा जाता है। तो इसके अलावा जो सीक्वेंस आपको दी जाएगा उसकी पहली टर्म को हम लोग a का नाम देंगे, और जो 2 का डिफरेंस आएगा उसको d का नाम देंगे, और जितनी उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनको n का नाम दिया जाएगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपनी 6.1 का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे आपकी बुक में मैंने 6.1 में से वो सवाल सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्डअप करें, आपका ग्राउंड बनाएं, और फिर हम अपकमिंग क्वेश्चंस को कनेक्ट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 से आगाज किया जा रहा है एपी की 6.1 का, कि बहुत आसान से सवाल शुरू में आ रहे हैं कि 3 का पार्ट 3 मैंने लिया है समझाने के लिए आपको कि यहाँ पे एक अर्थमेटिक सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है। अर्थमेटिक सीक्वेंस से मुराद ये है कि ये एक किसी खास फॉर्मेट को फॉलो कर ये सीक्वेंस बन रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर सब में क्या करा जा रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो आप देखें तो मैंने इसकी फर्स्ट टर्म उठाई, a कहलाएगी फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया -15, और फिर हमने यहाँ ये मांग रहा है कॉमन डिफरेंस कि बताइए इस AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस क्या होगा।
तो हम डिफरेंस कैसे बनाएंगे बेटे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो -22 पहले, माइनस फॉर्मूले का, -15 बाद में। अब माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और यूँ इसका डिफरेंस आ रहा है -7। अब आप खुद देख सकते हैं कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं, कि -29 में से अगर आप -22 को माइनस करेंगे तो एक बार फिर ये -7 ही आ जाएगा। इट मीन्स हर टर्म में -7 ऐड हो रहा है, या हर टर्म में से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये AP बन रही है। तो कॉमन डिफरेंस ने मांगा, वो D हमने निकाल लिया है। अब ये आपसे कह रहा है कि आपको अगर ये सीक्वेंस आगे चलता है तो इसकी 11th पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी। यानी इसने हमें शुरू की 4 टर्म्स दी हुई हैं और ये हमसे कहना चाह रहा है कि बताइए 11th पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले पेज पे दिखाया था, TN वाला फॉर्मूला, कि जो टर्म आपको बनानी है N वो रख दिया जाएगा। तो हमने TN का फॉर्मूला लगाया, A + n - 1 × D। ये जनरल टर्म फॉर्मूला कहलाता है, AP के हर सवाल में लगेगा यहाँ पर 6.1 में। अब यहाँ पे हमें जो टर्म बनानी है, 11 टर्म बनानी है, तो हमने n को 11 रख दिया, A आपको -15 दिया हुआ है, n को फिर 11 रख दिया, D आपका -7 आया। इसको सिंप्लीफाई करा तो आंसर आपका -85 आ रहा है। इट मीन्स इस सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो -7 है, कॉमन डिफरेंस, और जो टर्म 11 टर्म मांग रहा है वो -85 आएगी। आप इस सवाल को स्टिल करके देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट 5 मैंने लिया है। याद रहे कि इसमें और भी पार्ट्स हैं और बुक से देख सकते हैं। मैंने खाली समझाने के लिए आपको कुछ पार्ट्स लिए हैं। इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको ग्राउंड बनाना ज़रूरी है कि ये क्या मांग रहा है और हम कैसे निकाल रहे हैं। कि अब इस सवाल में यहाँ पर हमें कॉमे से पहले जो है वो फर्स्ट टर्म है A - 42B, ऐसी सेकंड टर्म आ रही है A - 39B। तो यहाँ पर ये हमसे पहले तो हमें डिफरेंस मांग रहा है, तो हमने A उठाया फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कैसे बनाएंगे, सेकंड टर्म जो भी है उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। माइनस साइन खोली, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गए, A से A कैंसिल, 42B में से 39B गया तो 3B आ गया। तो डिफरेंस इसका 3B आ रहा है कॉमन। अब ये हमसे मांग रहा है अगर ये सीक्वेंस चलता है तो बताएं 15 पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पर लगाना है TN वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले पार्ट में लगाया था, और अब n को 15 रख देंगे क्योंकि 15 टर्म मांग रहा है। तो हमने A की वैल्यू उठाई, A - 42B है तो वहाँ ला के रख दिया, n को 15 रख दिया, और D आपका 3B आ गया वो रख दिया। इसके बाद 15 - 1 14, 14 3 42, और B से B कैंसिल हो गए। तो ये आंसर आपका आ रहा है A, कि 15 टर्म इस सीक्वेंस की A आ रही है। हम चलते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में मजीद पार्ट्स भी हैं, वो आप बुक से देख सकते हैं। उन सब में वही काम हो रहा है कि आपसे कॉमन डिफरेंस मांग रहा है और जो पर्टिकुलर टर्म उस सीक्वेंस की मांग रहा है वो आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट कर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो TN का फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक TN, एक A, एक N और एक D। तो 4 जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा कि आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और एक एलिमेंट क्या होगा, मिसिंग। तो याद रहे क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट्स हैं। मैंने यहाँ आपके सामने 2 पार्ट दिखा दिए हैं, बाकी 2 पार्ट आप बुक से खुद देख सकते हैं और आराम से कर भी सकते हैं। तो आए जरा पार्ट 2 को समझते हैं कि पार्ट 2 के अंदर इसने हमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। TN दिया हुआ है, D दिया हुआ है -4, A दिया हुआ है 7 और TN है -97। इन तीनों को यूज करते हुए हमें यहाँ पर जो 4th एलिमेंट है वो है N, वो मिसिंग है, वो हमें निकालना है। तो हम नीचे आए, हमने अभी डेटा बनाया, A को उठाया, D उठाया, N हमें निकालना है और TN आपका -97 है। तो हमने वो जो फॉर्मूला था पहले 2 पार्ट में लगाया TN का, वो एक बार फिर यहाँ सामने लगा दिया है, और A + n - 1 × D, TN को रखा, A रखा 7 और D रखा -4, और अब 7 प्लस का था कि माइनस का हो गया। -4 से दोनों ब्रैकेट की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो -4n + 4 हो गया, बाद में +4 जाके माइनस का हो गया, और फिर ये -108 -4 से डिवाइड होकर आंसर आपका आ रहा है 27। इट मीन्स इसका जो n आएगा वो कितना आएगा, 27। अब हम आते हैं, एक पार्ट सामने और दिखाया हुआ है, पार्ट नंबर 4। इसमें ये A मांग रहा है, यानी कि ये पूरा सवाल उसी फॉर्मूले के अराउंड घूम रहा है कि आपको 3 एलिमेंट दिए जाएंगे,
एक मिसिंग होगा। तो इस बार हमें टी एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए मांग रहा है। फॉर्मूला अब भी आपका वही है, आपने इनकी वैल्यूज को ला के रखा। टी एन 26 है, ए निकालना है, एन अब की बार दे दिया गया 12, डी दे दिया गया 3। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करा, 11 3 तो 33, वो जरा के माइनस का हो गया, तो ए आ गया है -7। तो जैसे ही दो पार्ट हुए ऐसे ही दो पार्ट बुक में लिखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं और इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो बेटे 6.1 को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपका काफ़ी ग्राउंड बन गया होगा कि टीएन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है अर्थमेटिक सीक्वेंस पर और डेटा कैसे उठाना है। तो यहाँ पर इस सवाल को आराम से समझते हैं। ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ आपके सामने एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, जिसकी फर्स्ट टर्म है 2/3, सेकंड टर्म आ रही है 1/2, थर्ड टर्म 1/3 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चल रहा है, और इसकी जो लास्ट टर्म दी हुई है जहाँ पे सीक्वेंस खत्म होगा वो है -17/6। हमें सीक्वेंस को यूज करते हुए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में जिस बीच में सो ऑन लगा हुआ है तो आपको तमाम टर्म्स गिननी होंगी, और टोटल क्वांटिटी उनकी मांग रहा है कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स आ रही हैं। यानी अगर हम डेटा अपना अलग करें तो हमसे ये n मांग रहा है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम tn को लास्ट टर्म ले लेते हैं तो वो कहाँ पे जाके क्लोज हो रही है, वो n क्या है जिस पर ये सीक्वेंस आपका खत्म हुआ है। हमें टोटल टर्म्स की तादाद पूछी जा रही है, तो हमने a को उठाया, फिर हमने कॉमन डिफरेंस बनाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, और 2 3 6 हो गए। अब 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4। तो डिफरेंस आपका आ रहा है माइनस का 1/6। तो a आ गया आपके पास, d आ गया, और अब सवाल में हमें लास्ट टर्म भी दे दी गई है, तो tn कहलाती है लास्ट टर्म, वो हमें दे दी गई। और अभी हमसे बोल रहा है कि बताएं टोटल टर्म्स कितनी है, तो हमसे n मांग रहा है। तो दोबारा हम गए उसी फॉर्मूले पर, tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d। जब भी ap का सवाल आएगा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो हमने tn की जगह पे रख दिया -17/6, a की जगह पे रख दिया 2/3, n हमें निकालना है, d रख दिया -1/6, 2/3 प्लस का है जरा के माइनस का हो गया, जबकि ये -1/6 अगली स्टेप में इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, -17 ऐसे ही 3 2 6, 2 2 4 हो गए, और ये -1 ने जाकर n से मल्टीप्लाई होकर उसकी साइन चेंज कर दी, और -1 क्या हो गया प्लस 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, -21 राइट साइड ऐसी आ गई। अब क्योंकि हमें n निकालना है तो n को वहां ले गए प्लस का हो गया, 21 को राइट पे ले आए प्लस का हो गया, और यूं आपकी नंबर ऑफ टर्म आ रही है 22। यानी इस अर्थमेटिक सीरीज में ये सीक्वेंस में 22 टर्म्स आपको दी गई हैं। चलते हैं आगे। तो बेटे आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हमें सवाल को पढ़कर सवाल के अल्फाज को समझना है कि हमसे क्या दिया हुआ है उसने और क्या मांग रहा है। तो क्वेश्चन 5 के बाद हम क्वेश्चन 6 पे आ रहे हैं। काफ़ी हद तक सवाल वैसे ही है, मगर सवाल का अंदाज सोचने थोड़ा चेंज हुआ कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है -3 3 9 15। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। सवाल ये है कि इस सीक्वेंस में कहीं आगे जाकर पार्ट 1 में 75 लिखा हुआ है, यानी कि इसके 2 पार्ट हैं, तो कहीं आगे जाकर 75 भी आएगा। आपसे ही पूछ रहा है कि बताइए उस जगह पर जहाँ 75 आएगा वो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी। जैसे नंबर ऑफ टर्म से मरा कि पहली टर्म यहाँ पर -3 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 15 है, तो आखिर जहाँ 75 आएगा वो इसकी कौन सी टर्म होगी, ये उसका n मांग रहा है। यानी जैसे हमने पिछला सवाल किया था 5 कि हमने tn हमें दी हुई थी और हमने उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म बना ली थी, और वही उस tn का n भी था। तो सेम गोज हेयर कि हम पार्ट 1 में इसको tn ले लेते हैं कि ये इसकी लास्ट टर्म हो जाए, और फिर हम टोटल टर्म्स की तादाद बना लें तो वो भी इसी का n आ जाएगा। तो हम इस सवाल को वैसे ही करने जा रहे हैं कि हमने a उठाया, फिर हमने d बनाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 प्लस हो गए, और tn हमने पार्ट 1 75 लास्ट टर्म ले ली, और n हम निकाल लेंगे तो वही 75 की पोजीशन आ जाएगी कि 75 किस जगह पर आ रहा है, वह नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो फिर लगाया हमने tn वाला फॉर्मूला
वैल्यूज को पुट कर दिया, ए डी और एन हमें निकालना है। ये आप डिस्टिल करके खुद भी देख सकते हैं। माइनस लगा के प्लस का हो गया, 6 मल्टीप्लाई हो गया, आखिर में 6 लगा के ऐड हो गया और फिर 6 में जाके डिवाइड हो गया, तो 14 टर्म आ रही है 75। यह मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि ऐसा भी हो सकता है कि उस सीक्वेंस में 75 कभी भी ना आए। तो इसका जवाब कैसे पता चलेगा कि आप जब n निकालेंगे तो ये n होल नंबर अगर आ जाए तो इट मीन्स उस सीक्वेंस में वो टर्म आएगी। लेकिन अगर ये n रेशियो आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, होल नंबर ना आए, तो हम कह देंगे कि इस सीक्वेंस में वो टर्म कभी भी नहीं आएगी, इसलिए उसका n निकल नहीं रहा है होल नंबर में। तो अभी तो ये 75 कंटेन करेगा और उसकी नंबर ऑफ टर्म क्या होगी 14। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, आए वहां चलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो हमने पीछे किया है 6, उसका पार्ट 1 किया था। अब ये उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 आ रहा है, इसमें सीक्वेंस पूरा वही है, डेटा पूरा वही रहेगा, सिर्फ ये टीएन चेंज कर रहा है। जो पहले इसने यहाँ पे 75 दिया हुआ था, अब यहाँ लिख रहा है 6 माइनस 15। तो ये टीएन वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता है। हमें तो खैर उसकी पोजीशन मांगी जा रही है, हम इसका एन निकालेंगे। पिछले पार्ट की तरह हमने ए उठाया, फिर कॉमन डिफरेंस बनाया और टीएन चेंज हो गई। पहले यहाँ 75 था, अब यहाँ 6m माइनस 15 दिया हुआ है। तो इस m से आप परेशान मत होइएगा, ये m कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने इसको ऐसे लेके चलना है। आखिर में हमने क्या निकालना है n, ये टर्म जिस पोजीशन पर आएगी उसका नंबर क्या होगा। फिर लगाया tn का फॉर्मूला, tn की वैल्यू रख दी, a रख दिया, d रख दिया, माइनस 3 लगा प्लस का 3 हो गया और 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। बाद में इसके सामने ये 6 से माइनस 12 हो गया, फिर 6 कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन लेके 6 कैंसिल कर दिया। और क्योंकि हमें एंड में n निकालना है तो माइनस का 1 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, और जो n की वैल्यू आ रही है m माइनस 1। इट मीन्स इस सीक्वेंस में जहाँ पर 6 से माइनस 15 टर्म आएगी वहाँ n की वैल्यू क्या होगी m माइनस 1। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटे अब हम 6.1 के सबसे अहम सवाल पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ काम थोड़ा बढ़ गया है कि हमें यहाँ पर अब एक एपी के हवाले से डेटा दिया हुआ है कि उसकी उन्होंने सेकंड टर्म दी हुई है, उसकी 31st टर्म दी हुई है और उसकी लास्ट टर्म दी हुई है। इन 3 टर्म्स को यूज कर हमें बताना है कि उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। सवाल को जरा समझ लीजिएगा कि एक एपी की बात कर रहा है और 3 टर्म इसने दे दी हैं, सेकेंड टर्म, 31st टर्म और लास्ट टर्म। हमें उन 3 टर्म को यूज कर इस सीरीज की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनानी है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसको आप बार बार दोहराइएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर डेटा बनाएंगे कि हमें T2 दिया हुआ है 31/4, हमें T31 दिया हुआ है 1/2, हमें Tn लास्ट टर्म को बोलते हैं Tn हमें दी हुई है -13/2। इन तीनों टर्म्स को लिखकर हमसे ही क्या मांग रहा है कि बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। तो मेरे बेटे एक बार फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा और हम इन 3 जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं उनसे डेटा कंप्लीट करेंगे और फिर आखिर में जाके हम क्या निकालेंगे n। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, tn के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए पहले हमने T2 दी हुई है तो हम n को यहाँ पर 2 रख देंगे कि जहां जहां tn के फॉर्मूले में n आ रहा है वहां n को 2 रख दिया जाएगा। और n को 2 रखा, 2 - 1 1 हो गया, d1 ज़ा d और T2 में दी हुई है 31/4। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमने अब n को 31 रखना है क्योंकि T31 दिया हुआ है तो ये 30d आ जाएगा, यहाँ पे हाफ रख दिया। ऐसे ही हमें tn भी दी हुई है तो एक इक्वेशन हमने tn की भी बना ली, जबकि अभी हमें ना a पता है, ना n, ना d। अब जबकि 3 इक्वेशन बन गई तो आपने जो फर्स्ट 2 इक्वेशन हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराया ताकि a से a कैंसिल हो जाए। लेकिन सब्ट्रैक्ट कराया, a से a कैंसिल हो गया, 31/4 -1/2 नीचे लिख दिया, d -30d -29d हो गया, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 31 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 31 - 2 29 हो गए, 29 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया और यूँ d की वैल्यू आ गई -1/4। अब जबकि d आ गया तो इस d को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में रख दें तो इससे आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा कि हमने इसको लाके 1 में रख दिया, -1/4 था, इधर आके +1/4 हो गया, 4 और 4 का कॉमन एलसीएम आ गया तो 32/4 a की वैल्यू 8 आ गई। यानी आहिस्ता आहिस्ता
हम अपने फॉर्मूले का डेटा कंप्लीट कर रहे हैं। अब जबकि ए और डी आ गया तो हम गए इक्वेशन 3 में और वहां जाकर हमें ए और डी रख देंगे और आखिर में हमें क्या निकालना है, एन। अभी बन गए ऊपर वाले सवाल जो हम करते हुए आ रहे हैं कि 8 जरा के माइनस का हो जाएगा, माइनस में दोनों की साइन चेंज कर देगा। आखिर में 2 से 4 कैंसिल, 2 टू द 4, ये 29 हो जाएगा माइनस का, और बाद में 29 जरा के क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यूं आपके पास एन आ जाएगा 59। यानी कि इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म 59 है। आप इस करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे हम 6.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल क्या है, आए सवाल समझते हैं। याद रहे हम अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवालात कर रहे हैं। इनकी पहचान ये है कि इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये कोई कांस्टेंट नंबर को या तो ऐड कराकर या सब्ट्रैक्ट करा के बनाई जा रही होगी। तो अब यहाँ सवाल क्या है कि 256 और 789 यानी 256 एंड 789 के दरमियान में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ये उनकी तादाद मांग रहा है, टर्म्स मांग रहा है। टोटल कितनी बनेंगी उन सीक्वेंस की जो इन दो नंबर्स के दरमियान में आए और 7 से पूरे पूरे डिवाइड हों। तो इसके लिए आप अपने हाथ में कैलकुलेटर लेंगे और चेक करेंगे कि 256 के बाद वो कौन सा पहला नंबर है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो आप जब चेक करेंगे तो 259 वो नंबर पहला है जो 256 के बाद आता है और 7 से ये पूरा डिवाइड होता है। आप जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो जवाब पॉइंट्स में नहीं आएगा बल्कि होल नंबर आ रहा होगा। ऐसे ही अब 259 पहली टर्म बन गई तो इसमें 7 प्लस कर दें, सेकंड टर्म हो गई 266, फिर 7 प्लस कर दें 273। तो ये एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा जिसको हम कहेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। और अब हमें टेल पे जाना है, 789 आखिरी नंबर है। तो हम चेक करेंगे कि वो लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो वो आ रहा है 784। जब इसको देखा गया तो ये 789 से पहले है और 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसके बाद का नंबर क्या बनेगा, 791, क्योंकि 789 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये सीक्वेंस हमें रोकना होगा। तो अब ये हमसे कह रहा है कि बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। तो हम इनका n निकालेंगे पिछले सवालों की तरह। बहुत ही आसान सवाल हो गया। अब यानी सीक्वेंस बनाना मुश्किल है। उसके बाद सवाल आपका वही बन गया पीछे वाला कि आपने a उठाया, आपने कॉमन डिफरेंस बनाया, t2 माइनस t1, 7 आ गया, tn आप लास्ट टर्म को ले लेंगे और फिर आप n निकालेंगे। इसको स्टिल करके आप लोग देखिएगा। आंसर आखिर में आ रहा है 76। यानी 76 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो इस रेंज में आ रहे होंगे और 7 से पूरा डिवाइड हो रहे होंगे। हम चलते हैं आगे। तो जैसे ऊपर हमने एक सवाल किया था बेटे जहां पर हमें 3 टर्म दी हुई थी, t2, t31, tn, और हमने वहां पर उनको सॉल्व करके पहले a निकाला, फिर d निकाला और फिर n निकाला। तो सेम वैसी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि इसमें कुछ 3 पार्ट्स हैं। मैंने आपके सामने एक पार्ट कर रहा हूं, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा कि ये हमें एक AP की 2 टर्म दे रहा है और उन 2 टर्म के बिहाफ पे हमसे 2 चीजें मांग रहा है। पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हम बिल्कुल उस सवाल की तरह जब हमने ऊपर किया था कि हमें t4 t16 दिया हुआ है, a और d मांग रहा है। हम लगाएंगे tn का फॉर्मूला और पहले n को रख देंगे 4 और t4 की एक इक्वेशन बना लेंगे। t4 रख देंगे 7, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर ऐसे अब n को रख देंगे 16, क्योंकि 16 टर्म दी हुई है। आपके फेवर में नंबर ऑफ टर्म चेंज हो सकती है लेकिन काम यही होगा। n को रखा 16, ये 15 हो गया और t16 31 हो गया। 2 इक्वेशन तैयार हो गई। जैसी 2 इक्वेशन तैयार हो गई तो उसी सवाल की तरह जब उन्होंने सब्ट्रैक्ट करा के a कैंसिल कराया था तो ऐसे ही हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। a कैंसिल हो जाएगा, -24, ये -12 d बचेगा और d आपका 2 आ जाएगा। याद रहे सवाल में कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो निकल गया d। और अब ये फर्स्ट टर्म मांग रहा है तो इस d को उठाकर या तो इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, आपको a मिल जाएगा और a आपका 1 आ रहा है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटे 6.1 को कंटिन्यू कर रहा हूं और यहाँ पे इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ऐसे सवाल डिस्कस करें जो एग्जाम में आने के चांसेस हों या वो आए हुए हों। तो अब नंबर 11 पर आ गए हैं और अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप सम बनाइए
p प्लस क्यू और p माइनस क्यू टर्म का और प्रूफ करें कि वो इक्वल आएगा ट्वाइस द पी टर्म। तो बेटे बिल्कुल इससे परेशान ना हो आप लोग, ये समझ लें कि जो tn का फॉर्मूला है इसमें हमने n को चेंज करना है। n पहले हमने रखना है p प्लस क्यू, फिर n को हमने रखना है p माइनस क्यू। जब वो दो टर्म बन जाएं तो उनको हम सम करेंगे और रिजल्ट एंड में p टर्म की ट्वाइस के बराबर आएगा। यानी हमें यहाँ पर n रखकर पहले 3 टर्म बनानी है और फिर हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे कि हमसे क्या मांग रहा है। तो मैंने tn का फॉर्मूला लिखा और n को रख दिया p प्लस क्यू। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना a है ना d है, खाली हमने n को रख दिया p प्लस क्यू, ब्रैकेट खोला d का, d तीनों से मल्टीप्लाई हो गई, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, p प्लस क्यू टर्म बन गई। अब इसने कहा कि p माइनस क्यू टर्म बनाइए, तो हमने n को p माइनस क्यू रख दिया, फिर d मल्टीप्लाई हो गया और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब तीसरी टर्म ये हमसे p टर्म मांग रहा है, तो हमने n को p रख दिया, तो ये tp बन गई। और जब ये 3 इक्वेशन आ गई तो अब हम अपने रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि हमसे मांग क्या रहा है। ये हमसे मांग रहा है कि p प्लस क्यू टर्म और p माइनस क्यू टर्म्स का सम बराबर आना चाहिए ट्वाइस द p टर्म के। तो तीनों इक्वेशंस में हम तीनों टर्म बना चुके हैं, तो हम अपने रिजल्ट की लेफ्ट साइड पे जाएंगे जहाँ पे सम मांग रहा है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू टर्म का, जो इक्वेशन 1 और 2 में बनी हुई हैं। तो उन दोनों को लाकर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे हमने ऐड करा तो आप देख सकते हैं a में a ऐड हो गया, 2a हो गया, pd 2pd हो गए और qd से qd कैंसिल हो गया, माइनस डी माइनस 2d हो गया और फिर 2 सब में कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो इक्वेशन 3 में आप देख सकते हैं कि a प्लस पी डी माइनस डी ये पूरा टी के बराबर है। तो यहाँ लाके हम टी रख देंगे और ये रिजल्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा कि अगर p प्लस क्यू टर्म में p माइनस क्यू टर्म ऐड कर दी जाए तो रिजल्ट आपका ट्वाइस आता है p टर्म के। आप इस सवाल को बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा यहाँ पर एक पैटर्न आपको बताना मैं स्टार्ट में मिस कर गया था कि वो ये है कि जो AP है वो उसकी एक जनरल फॉर्म भी होती है कि उसकी फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं, सेकंड टर्म को हम A प्लस डी कहते हैं, यानी डिफरेंस में आके ऐड हो जाता है। थर्ड टर्म को A प्लस 2d कहते हैं, यहाँ तक कि लास्ट टर्म को बोलते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस हिसाब से अगर AP की कंसेक्टिव 4 टर्म ये हैं तो जो W है वो कहलाएगा इसकी फर्स्ट टर्म। तो हमने W को A ले लिया, X को A प्लस डी ले लिया, ये सेकंड टर्म बन जाएगी, Y को A प्लस 2d ले लिया और Z को A प्लस 3d ले लिया कि अगर ये चारों AP की टर्म्स हैं तो उसमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। और अब जब हमने इनकी वैल्यूज बना ली इन टर्म ऑफ A एंड D तो अपने रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि हमसे एक रिजल्ट मांग रहा है जो कि इन्हीं के दरमियान में है कि W स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर इक्वल आएगा 3 टाइम X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, W की वैल्यू इक्वेशन 1 में आ रही है और Z की वैल्यू इक्वेशन 4 में आ रही है, तो हम लेफ्ट साइड को लेंगे और फिर W और Z की वैल्यू जो हमने ऊपर बनाई है वो लाके इनकी जगह पे रख देंगे। इन पे स्क्वायर आ रहा है, इनका होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, बाद में माइनस साइन खोल दी, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल और ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब अगर ये रिजल्ट बराबर है तो राइट साइड का आंसर भी यही आना चाहिए, माइनस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। तो हम राइट साइड पर आए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x आपका इक्वेशन 2 में आ रहा है, y आपका इक्वेशन 3 में आ रहा है, तो वहां से लाके हमने वैल्यूज को रखा x और y की, दोनों के स्क्वायर खोले, माइनस साइन से साइन चेंज कराई, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और अब जो रिजल्ट आपका बच रहा है उससे 3 मल्टीप्लाई करा दिया और आप देख सकते हैं अब दोनों साइड के आंसर सेम आ रहे हैं। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा एक बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है कि हमने देखा कि जब AP की टर्म होती है तो फर्स्ट टर्म A हो जाती है, सेकंड टर्म A प्लस डी हो जाती है। तो यहाँ भी हमें 5 टर्म दी हुई हैं B C P Q R और ये सारी AP में अगर आ रही हैं तो ये हमसे रिजल्ट मांग रहा है। तो हम फिर यहाँ वही बात यूज करेंगे पिछले क्वेश्चन वाली कि B को ले लेंगे A फर्स्ट टर्म है, C A प्लस डी, P A प्लस 2d, Q A प्लस 3d और R A प्लस 4d, यानी ये सीक्वेंस चलता रहेगा इस तरीके से। तो अब क्योंकि 5 टर्म कंसेक्टिव थी तो हमने इनकी वैल्यूज बना ली। अब यहाँ पे 3 साइड आ रही हैं, पहले B प्लस आर निकालना है, फिर C प्लस क्यू निकालना है और फिर 2p निकालना है और एट द एंड ये तीनों रिजल्ट्स के आएंगे इक्वल। तो हमने देखा B इक्वेशन 1 में आ रहा है, R इक्वेशन 5 में आ रहा है, तो हमने वहां से लाके वैल्यूज को रखा B और R की, B A के बराबर, R A प्लस 4d के बराबर, तो ये हो गया 2A प्लस 4d। एज C प्लस क्यू ये अगली साइड है, C इक्वेशन 2 में आ रहा है और Q इक्वेशन 4 में आ रहा है, तो वहां से लाकर हमने C और Q की वैल्यूज को रखा और जब सॉल्व किया तो वही आंसर आ रहा है जो B प्लस आर का आ रहा था।
ऐसी 2p, ये p हमने इक्वेशन नंबर 3 में बनाया हुआ है, वो लाके यहाँ रखा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आप देख सकते हैं तीनों रिजल्ट्स क्या होगा, सेम, और ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। चलते हैं आगे। बेटा ये आपके सामने 6.1 का लास्ट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया है कि यहाँ पर ये इसका ताल्लुक है आपके चैप्टर नंबर 4 से, डिटरमिनेंट वाला चैप्टर है एक। खैर अभी यहाँ पर आपने फिजिक्स में भी इस्तेमाल करा है वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स के अंदर कि कैसे एक्सपेंड होता है, तो मैंने इसलिए इसी फ्लो में ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड ये pth qth और rth टर्म्स हैं, यानी कि tn के फॉर्म में जब n को p लेंगे तो x आएगा, n को q रखेंगे तो y आएगा, n को r रखेंगे तो z आएगा। इस रिजल्ट को यूज करना है और ये डिटरमिनेंट बना हुआ है, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, tn के फॉर्मूला यूज करेंगे और हम n को ले लेंगे p। सवाल के हिसाब से tp बराबर है x के, तो tp को उठा के x रख दिया, राइट साइड पे जहाँ n आ रहा था वहाँ p रख दिया, ब्रैकेट खोल के इक्वेशन 1 बन गई। ऐसी अब टी क्यू जो है वो y के बराबर है, तो हमने n को q रखा फॉर्मूले के अंदर, और टी क्यू की जगह पे हमने y रख दिया, और ऐसी टी आर जो है आपका वो z के बराबर है, तो हमने यहाँ लाके क्या रख दिया, z रख दिया। और ये तीनों वैल्यू जब तैयार हो जाए एक्स वाई जेड की, तो अब अगले काम हमें ये करना है कि हमें प्रूफ करना है इसको 0 के बराबर। तो हमने डिटरमिनेंट को ले लिया और अब इसके लेफ्ट साइड को ले लिया, और अब पी क्यू आर तो ऐसे लिखा रहेगा, मगर नीचे जहाँ एक्स वाई जेड आ रहा है वहाँ इक्वेशन 1 2 3 से एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हमने बनाई हैं वो ला के रख दी गई, और नीचे 1 1 ऐसे आ गया। और अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तरीकेकार एक्सपेंड करेंगे। ये होता है बेटा कि जब फर्स्ट टर्म लेंगे तो उसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 टर्म बच जाएंगी जो लिखी हुई हैं। सेकंड टर्म की साइन चेंज करेंगे, वो फिजिक्स वाला काम हो रहा है जो न्यूमेरिकल में किया था हमने। क्यू जब लेंगे तो रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये टर्म आ जाएंगी। फिर आर जब लेंगे तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 टर्म आ जाएंगी जो लिखी हुई है यहाँ पर। और इट मीन्स अब आपको इसको मजीद सॉल्व करना है, तो ये 10वीं जमात की तरह डिटरमिनेंट बन गया 2/2 वाला कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा, पीछे माइनस फॉर्मूले की आएगी, फिर ये 1 से होगा। तो हमने करा मल्टीप्लाई, माइनस लगाया, ऐसे इसको लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके खोल दिया, और ऐसे आर लिखकर इनको भी कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपको पता है माइनस साइन से साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस साइन जब खोला गया तो इन सबकी साइन चेंज हो गई, ऐसे यहाँ पे चेंज हो गई साइन, ऐसे लास्ट वाले में साइन चेंज हो गई। अब ए से ए कैंसिल, सब में ए से ए क्या हो गया कैंसिल, और ऐसे ही डी से डी भी कैंसिल हो गया। बाहर वाला पी जो टर्म बची उनसे मल्टीप्लाई होकर पी क्यू डी और पी आर डी रह गया। यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ये रह गया माइनस का क्यू पी डी और प्लस का क्यू आर डी। जो टर्म बची जा रही है उनसे बाहर वाली टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ भी ए से कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और फिर ये आर जाके पी डी से हो गया मल्टीप्लाई, और क्यू डी से हो गया मल्टीप्लाई, और यूं आखिर में सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पी क्यू डी से क्यू पी डी कैंसिल, पी आर डी से आर पी डी कैंसिल, और क्यू आर डी से आर क्यू डी कैंसिल। तो इट मीन्स जवाब आपका 0 आ गया है। आप स्टिल करके सवाल को देखिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 6.1 की जो कंप्लीट क्वेश्चन थे वो आपके सामने बयान कर दिए गए हैं। एपी की पहली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई है। याद रहे बेटे इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं बुक में, आप वो क्योंकि सॉल्व हुई हुई हैं उनको आप खुद देखिए, इस उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर कर अपने इस बड़े चैप्टर को अपने लिए आसान करेंगे। याद रहे कि अगर आपने इसको अभी इग्नोर कर दिया तो ये फिर 9 एक्सरसाइजेज हैं और ये फिर संभाले नहीं संभलेंगी बेटा। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर कर इसको अभी रेडी कर लें। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।